बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आ जाओ आ जाओ। और देना दो, ये मुंह धो के आए हैं जो घर बैठे हैं, उन्होंने किसी ने मुंह नहीं धोया हुआ। एनी क्वेश्चन फ्रॉम द यस्टरडे लेक्चर? अभी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, तो एनी क्वेश्चन फ्रॉम द यस्टरडे लेक्चर? रजिस्ट्रेशन में से कोई सवाल है वो बोल दें। पीछे जो हमने थ्री पढ़ी है उसमें से कोई सवाल है? किसी ने किताब खोलने की जहमत गवारा की हो तो? किताब ही नहीं खोल ली? और देखो अब किताब खोल ली, यहाँ आ गए। ले जी अहमद हसन, किसी ने किसी को जोड़ जरूर आता है। जी अहमद हसन। सर सिक्स स्केड्यूल का एक टेबल दिया हुआ है, वो खोलना जरा। सिक्स स्केड्यूल का टेबल? वैसे टेबल आपने सिर्फ ये देखना है कि सिक्स स्केड्यूल में टेबल देखे हैं। सिक्स स्केड्यूल टेबल दिया हुआ है आपको। टेबल बेटा याद करने की जरूरत नहीं है, आपने सर सिर्फ नहीं, ये। याद नहीं, एक पूछना था। अच्छा पूछ ले, देखें सिक्स स्केड्यूल कहाँ पे है। आपने सिर्फ ये याद रखना है जो सिक्स स्केड्यूल है वो आपका एग्जाम्प्ट गुड्स का है, ये यहाँ होगा ना। नहीं दिया हुआ? अब बोल दो, आप सवाल बोल दो। सर इसमें लिखा है इंपोर्ट ऑफ मशीनरी एंड मटेरियल्स फॉर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। हाँ जी, ये जो हमारे दो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है हमारे, हमारा एक कराची में है, एक हतार में है। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है। जी आपने सर है। वहां पे तमाम की तमाम जो इंडस्ट्री है वो सिर्फ एक्सपोर्ट करती है, वो लोकल सेल नहीं करती। ठीक हम्म। है। वो वहां जो कंपनी इंपोर्ट करती है ना, उसको सेल टैक्स वैसे एग्जाम्प्ट है। क्यों? उसे आगे एक्सपोर्ट कर देना है। आप पहले उसका इनपुट देके उसको रिफंड दें। अच्छा अच्छा, इनपुट इनपुट नहीं देना पड़ता उस पर। ठीक है, उसको उसको इनपुट देना नहीं पड़ता। ठीक है सर। ठीक है। हाँ जी, इसलिए। ओके सर। हाँ, चलें जी, उधर आए ना जी, डी रजिस्ट्रेशन। लो जी, अगर प्रैक्टिकली मैं कहूं जो सब तो मुश्किल काम है जो डी रजिस्ट्रेशन है। लॉ तो कहता है कि आप डी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक दफा आप रजिस्टर्ड हो गए, अब आपका मूड नहीं है, काम आपने बंद कर देना है। ठीक है भैया ना, अब आपको हर महीने रिटर्न फाइल करना पड़ेगी, फिर भी क्या आपकी सप्लाई। मैं मार्कर बना के बेचता था, टैक्सेबल थी। आज गवर्नमेंट ने कह दिया कि मार्कर एग्जेम्प्ट है, तो मैं कहता हूं मुझे डी रजिस्टर कर दें, मुझे आपने टैक्सेबल रख के क्या करना है। मैंने अपना बिजनेस ही किसी को बेच दिया, या मैं मर्जर हो गया, दो डिफरेंट कंसर्न्स हैं, दोनों को सेल टैक्स इंडिपेंडेंट लगा हुआ है, दोनों का आपस में मर्जर हो गया, तो अब वो सिंगल यूनिट बन गया। जब वो सिंगल यूनिट बन गया तो उसका एक एसटीएन खत्म होना चाहिए। या फेलियर टू फाइल द रिटर्न फॉर सिक्स कंसेक्टिव मंथ। अच्छा, ये प्रैक्टिकल जो लिखा हुआ है यहाँ पे, बल्कि थेटिकल लिखा हुआ है, प्रैक्टिकली वो ऐसा नहीं करते। प्रैक्टिकली यहाँ पे गवर्नमेंट को कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं। गवर्नमेंट ने एक ये एक बात थेटिकल है, मैं सिर्फ आपको एक नॉलेज देना चाहता हूँ कि जो छह इस तरह जो 6 महीने रिटर्न फाइल ना करे वो तो सेल टैक्स के नेट से बाहर हो गया। देखो जो पता डिजिटल हो गया ना, वो नेट से बाहर हो गया। जो नेट से बाहर हो गया वो जो मर्जी करे। गवर्नमेंट ने, एफबीआर ने अपने इंटरनल ऑफिसर्स को ऑर्डर पास किए हुए हैं कि आपने सेल टैक्स कोई बंदा डी रजिस्टर नहीं करना। कोई बंदा भी, चाहे उसकी साइड सप्लाई एग्जाम्प्ट हो जाए, चाहे उसको वो कह लें कि उसकी वो कॉटेज इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो जाए, चले, या वो बिजनेस बंद करे, वो कहते हैं नील की रिटर्न फाइल करता रहने दे। क्यों? इस उसकी वजह है, उसकी एक सॉलिड रीजन है कि एक बंदा को 4 महीने 5 महीने या साल रख के फ्रॉड करे सेल टैक्स का, डट के, बाद में कहे जी मैंने बिजनेस बंद कर दिया। बिजनेस बंद करने के बाद वो कहे जी मुझे रजिस्टर कर दें। अब जो उसका जो पिछला फ्रॉड का एलिमेंट है, अब वो बंदा अगर गवर्नमेंट की किताबों से निकल गया तो वो कहीं भी चला गया। तो वैसे इसलिए गवर्नमेंट ने, एफबीआर ने, गवर्नमेंट ने बल्कि एफबीआर इंटरनल रेगुलेशन किए हुए हैं कि जनाब उसका सेल टैक्स इनएक्टिव कर दें, नॉन ऑपरेटिव कर दें, उसको एटीएल से निकाल दें। एटीएल का क्या मतलब है? एक्टिव टैक्स पेयर से निकाल दें, नॉन ऑपरेटिव कर दें, उसको आपने डी रजिस्टर नहीं करना। क्यों?
जब इनिशियली लोगों ने एक हिस्ट्री है, जब मुशर्रफ दौर में जब सेल टैक्स की ये बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस हुई, लोगों को रिफंड देना शुरू हुआ है, लोग आपस में लोगों ने जल्द इन्वाइसों का बड़ा काम किया। फेक इन्वाइसिस, फ्लाइंग इन्वाइसिस, हम उनको बोलते हैं फेक इन्वाइसिस, फ्लाइंग इन्वाइसिस। अब आप पूछेंगे फेक इन्वाइस, फ्लाइंग इन्वाइस क्या है? कोई गुड्स नहीं बिकती थी, सिर्फ इन्वाइस बिकती थी, कागज बिकता था। वो कागज की बेस पे गवर्नमेंट से रिफंड ले लेते थे और पीछे से बंदे ने सेल टैक्स दिया नहीं होता था। वो 6 महीने एक बंदा, पहला बंदा अपने नाम पे काम करता था, 6 महीने बाद दफ्तर को ताला लगाता था, भाग जाता था। अगले 6 महीने बड़ी बेगम के नाम का काम करता था, फिर ताला लगाता था, भाग जाता था। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ द सेल्स टैक्स। ये सेल टैक्स के साथ हुआ। यकीन करें, यहाँ पे लोगों ने यहाँ पे किसी को पूछते थे कंसल्टेंट को, अच्छा इतने कंसल्टेंट पैदा हो गए कि हम खुद हैरान थे कि यार कौन कौन सा कंसल्टेंट आ गया जो टैक्स की कंसल्टेंसी कर। मैं FA पास कंसल्टेंट, B.Com फेल कंसल्टेंट। वो जी करते क्यों जी? असली इनवाइस का काम करते हैं। वो इनवाइस का काम क्या करते थे? एक से इनवाइस क्रिएट करवाते थे, दूसरे को बेचते थे, दरमियान में कागज बिकता था। तो उस वजह से भी गवर्नमेंट ने लोगों को डील करना छोड़ दिया। बहरहाल ये एक हिस्ट्री थी। तो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स कि अगर ऐसा है तो गवर्नमेंट उनको डी रजिस्टर कर सकती है। आगे चले जी। प्रोसीजर फॉर डी रजिस्टर, प्रोसीजर मैं जल्दी डिस्कस कर देता हूँ। प्रोसीजर क्या है कि अगर आप वाकई डी रजिस्टर होना चाह रहे हैं तो भाईजान आप एप्लीकेशन दें कि मैं डी रजिस्टर होना चाह रहा हूँ, और साबित करें कि ऊपर 5 में से आप किसी क्लास में फॉल कर रहे हैं, आप एग्जाम्प्ट हो रहे हैं, आप बिजनेस बंद कर रहे हैं, आपके पास कोई स्टॉक नहीं है, आगे आपने काम नहीं करना, आप आगे आपकी मर्जर हो गया है, वो आप साबित करें। फिर आपका लेकिन आपको मंथली रिटर्न फाइल करना पड़ेगी जब तक आप डी रजिस्टर हो जाते हैं। आप 4 साल डी रजिस्टर नहीं होते, आपको मंथली रिटर्न फाइल करना पड़ेगी ऑन ड्यू डेट, चाहे नील की रिटर्न फाइल करेंगे। अगर आप ड्यू डेट पे रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, आपको 5,000 पेनल्टी लगेगी। मैं आपको थोड़ा सा आपको एक सीक्वेंस समझा दूं। एक मैं अच्छा, डी रजिस्टर होने से पहले आपका पूरा ऑडिट होगा सेल टैक्स का। अगर आप 2012 में आप मतलब कि आप 2016 में आप रजिस्टर हुए थे, आज आप डी रजिस्टर होना चाहते हैं, वो कहते हैं लेकिन 2016 से लेकर आज तक सारा अपना ऑडिट करवाओ। आपकी इनवाइसिस जेन्युइन है, आपने सेल जेन्युइन लोगों की किया, आपने इनपुट ठीक क्लेम किया, आपने इनपुट जो क्लेम किया उसकी कंडीशंस ठीक थी, आपका कंप्लीट ऑडिट होगा। तो पुत्र गलती तो कोई ना कोई निकलनी है, गेड़ा तो उसमें कोई ना कोई होगा ही। ये तो नहीं हो सकता कि आपकी हर चीज ठीक हो। तो वहां पे आपकी भी सेल टैक्स की कोई ना कोई डिमांड निकलेगी। जाहिर है ना जी। आप क्या करते हैं, आप सवाल, इसीलिए मैंने सवाल पहले करवा दिया था, आप आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, ये माइनस करते हैं 100, 70, आप मतलब के 90, आप कहते हैं मैंने 10 रुपीज जमा करवाए हुए हैं। अब ये जो इनपुट क्लेम किया हुआ है, इसमें ये इसमें बहुत सारी बातें गलत है। आपने जो ऊपर 100 रुपये क्लेम, 100 रुपये आपने पेएबल बनाया हुआ अपनी तरफ से आउटपुट टैक्स, उसमें आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेड डिस्काउंट लेस करके बनाया हुआ है। तो ये तो रिकॉर्ड ऑडिट होगा तो पता चलेगा ना, रिटर्न्स देखने से नहीं पता चलता। क्या यहाँ देखने से पता चलता है कि आपने किसी को कम माल बेचा है, किसी को ज्यादा बेचा है? जैसे मैंने एग्जांपल आपको फरदोस की दी, फरदोस क्लाथ की, कि वो उन्होंने अपने रिटर्न में दिखाया हुआ था 100 रुपया मीटर, और वो चीफ कमिश्नर खुद चली गई तो उसको दिया सूट उन्होंने 6 मीटर का 4,000 का। तो रिटर्न से नहीं पता चलता, जब आप उसका डेप्थ के साथ ऑडिट करते हैं तब पता चलता है कि आपने सेल टैक्स आउटपुट और इनपुट प्रॉपर कैलकुलेट किया है। जितना आप इनपुट ज्यादा कैलकुलेट करेंगे, इसका मतलब उतना आपका पेएबल कम है। अब आप देखेंगे आपका इनपुट जेन्युइन है या नहीं है। अगर जेन्युइन नहीं है, अगर वो इनपुट आपका कम होता है, अगर आपका इनपुट 80 रुपए 85 रुपए रह जाता है, इसका मतलब 5 रुपए आपको और पेएबल निकल आया, तो ये डिमांड निकल आएगी। फिर ऑफिसर बकायदा आपकी डिमांड बनाता है, फिर वो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी देखता है। एक महीने में बिजली के बिल के यूनिट है 50,000, आपने कहा जी मैंने 5 लाख मीटर कपड़ा प्रोड्यूस किया। एक महीने बिजली के यूनिट है 1 लाख, आप कहते हैं मैंने 60,000 यूनिट सिर्फ प्रोड्यूस किया। तो बिजली के बिल के साथ भी उसकी सिंक्रोनाइजेशन देखी जाती है कि आपकी प्रोडक्शन प्रॉपर है। अगर आपकी प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं है, इसका मतलब आपने बार बार सेल की है जिसके ऊपर आपने सेल टैक्स नहीं दिया।
यहां काम बारो बार बहुत होता है पाकिस्तान में, कच्ची परचेज कच्ची सेल वो बड़ी औखी फड़ी जाती है। वो बंदा नहीं गवर्नमेंट से पकड़ा जा रहा जो कच्ची सेल कर रहा है, कच्ची परचेज कर रहा है। बहरहाल वो बातें भी साथ साथ हैं, ऐसा ऐसा गवर्नमेंट टाइट करती जा रही है। लेट्स सी व्हाट हैपन। सिस्टम में ला रहे हैं, हर चीज सिस्टम में ला रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम में ला रहे हैं। अब देखिए ना, बहुत सारे लोग मैंने आपको बताया था कि जिनसे मैंने माल खरीदा, ठीक है जी, जिससे मैंने माल खरीदा उसकी सेल है, उसने सेल दिया नहीं, मैंने इनपुट क्लेम कर लिया। अब गवर्नमेंट ने सिस्टम सिंक्रोनाइज कर दिया, वो सेल डालेगा अपने रिटर्न में तो मैं परचेज उठा सकता हूं। इसका मतलब ऑटोमेटिकली अब सेल के ऊपर अपना सेल टैक्स पे करेगा। वन ऑफ माई, मैं एक बड़ी ट्रांजेक्शन थी, मेरा क्लाइंट है, उसने कोई तकरीबन कोई चीज 4-5 करोड़ की बेची। मैं आपको अभी यानी कि प्रैक्टिकल थोड़ा सा मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि ये बातें आपको पढ़ने में फिर आसानी होगी। अब वो पेशावर बेच के वो 5 करोड़ रुपया, वो बंदा रजिस्टर्ड नहीं था, वो 5 करोड़ रुपया कैश लेके आ रहा था बंदा, मोटरवे पे एफआई ने पकड़ लिया। वो 5 करोड़ का था, उसने कहा ये मेरी सेल टैक्स नवाइस है, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं अगले बंदे ने मुझे कैश दे दिया, मैं क्या करूँ, ये मेरी सेल टैक्स नवाइस है, ये मैंने सेल टैक्स रिटर्न में इनकॉर्पोरेट किया हुआ था, ये मेरी रिटर्न चेक कर लें। एफआई ने छोड़ दिया। ठीक है, तो ये थोड़े तो डील रजिस्टर होने के लिए आपको ऑर्डर करवाना पड़ता है, और जब आप ऑर्डर करवाते हैं फिर आपको शो का नोटिस इशू होता है। पहले आप रिकॉर्ड देते हैं, जो जैसे इनकम टैक्स है ना वैसे ही यहाँ पहले रिकॉर्ड देते हैं, रिकॉर्ड देने के बाद शो का नोटिस इशू होता है। शो का नोटिस में आपकी गलतियां आइडेंटिफाई होती हैं, फिर आपकी डिमांड निकलती है, फिर आप वो डिमांड जमा करवाते हैं, फिर आप कहते हैं अच्छा पाइन मेरी तो मैं आइदा तो सेल्टा सा काम कोई नहीं करना। फिर अगर एफबीआर चाहे तो आपको डील रजिस्टर कर सकता है, लेकिन तब तक आपको अपनी रिटर्न फाइल करते रहना चाहिए। एक और एग्जांपल देता हूं, प्रैक्टिकली थोड़ा सा एक और एग्जांपल देता हूं। मेरे पास एक क्लाइंट आया, वो उसने कहा जी ये मैंने एक कंपनी बनाई है, 2 पर्सन है, वो 2 पर्सन। उन्होंने कहा जी कि हमने कंपनी बनाई है और हमें एनटीएन भी लगवा दें और सेल टैक्स नंबर भी हमारा लगा दें। कितने फीस लेंगे? मैंने कहा इतनी फीस लेगा। मैंने एनटीएन लग गया, एनटीएन के बाद जब सेल टैक्स लगाने आया ना, तो उन्होंने कहा जी कि इन दोनों में से जो एक बंदा है ना, यानी कि ए और बी मेरे पास आए, मिस्टर ए और मिस्टर बी, तो कंपनी ने बनाई थी एबीसी लिमिटेड से, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। जब इसका एसटीएन लगने लगना, उन्होंने कहा यार ये बंदा हमारी किताबों में डिफॉल्टर है। डिफॉल्टर नहीं है, यानी कि इसने एक सेल टैक्स नंबर के तहत काम कर रहा था और अब ये काम नहीं कर रहा, तो ये नॉन ऑपरेटिव है। हम बड़े परेशान हो, बंदा भी बड़ा फेमस वो शहर का, हम बड़े परेशान हो कि यार वो तो अपना रिकॉर्ड ही बड़ा मेंटेन रखते हैं। हमने उस बात की खोज लगाना शुरू की। खोज लगाते लगाते हम वहां पहुंचे कि इस बंदे ने, कोई एक मिस्टर सी था, उसके साथ एक एओपी बनाई थी कराची में 2012 में, और उसके बाद उसने कहा एओपी बना ली, सेल टैक्स रजिस्टर भी करवा ली, एओपी काम कोई नहीं किया, काम कोई नहीं किया। ईओपी बना ली, सेल टैक्स नंबर लग गया, लेकिन ईओपी में काम कोई नहीं किया, रिटर्न भी कोई नहीं फाइल की। उन्होंने इसका सेल टैक्स नंबर रोक लिया, किस वजह से? क्या मिस्टर ए ऑपरेटिव नहीं है। फिर देन वी गो टू कराची। फिर हमने 2012 से लेकर, ये 2016 की बात है, 2012 से लेकर 2016 तक एओपी की रिटर्न फाइल की, लेट फाइलिंग हुई, पेनल्टी लगी, पेनल्टी जमा करवाई, फिर ये बंदा एक्टिव हुआ, फिर इसका सेल टैक्स नंबर लगा। अब यानी कि गवर्नमेंट ने जो बताने का मकसद यहां ये था कि जब लीगल बॉडी को सेल टैक्स नंबर लगाती है तो उसके इंडिविजुअल का रिकॉर्ड भी चेक करती है कि वो बंदे का पुत्र है कि नहीं है टैक्स के मुताबिक। वैसे तो वो बंदे का पुत्र ही होगा। चलें जी आगे चलें जी। सस्पेंशन। अच्छा, 2 चीजें हैं यहां जी। आपका ये, जैसे ये अभी मैंने बात की ना मिस्टर ए की, उसका सस्पेंड हुआ था। बहुत सारे लोग
ਉਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਲਵਾ ਲਿਆ सेल टैक्स का, वो सस्पेंडेड में आ रहा होता है। तो इनएक्टिव आ गया, इनऑपरेटिव आ गया। जब वो इनऑपरेटिव आ गया तो उसका सेल टैक्स नंबर सस्पेंड करते हैं। कौन करता है? हाजिर कमिश्नर करता है। किस वजह से करता है? वो जब ये समझे कि कोई रजिस्टर्ड पर्सन फेक इनवॉइस इशू कर रहा है, टैक्स अवेड कर रहा है, टैक्स फ्रॉड कर रहा है, ठीक है, तो कमिश्नर उसका सस्पेंड कर देता है। अब मिस्टर ए एफबीआर की बुक्स में अज्यूम कर लें, ये एक नई मिसाल दे रहा हूं, सस्पेंडेड था। मैं मिस्टर बी हूं, मैं इसे जब गुड्स खरीदूंगा तो मुझे इसका इनपुट टैक्स अलाउड नहीं होगा, इनपुट टैक्स नॉट अलाउड। मैं किसी भी, इसलिए जब मैं गुड्स खरीदूंगा तो पहले मैं उसका सेल टैक्स में स्टेटस देखूंगा एक्टिव है या नहीं है, यानी कि वो सेल टैक्स में बकायदा अपना टैक्स ड्यू पे कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो सस्पेंडेड है तो मुझे इनपुट टैक्स नहीं मिलना, मैं उससे गुड्स खरीदूंगा? मैं पागल हूं? मैं डेफिनेटली उससे गुड्स नहीं खरीदूंगा। इसलिए अब हर बंदा क्या करता है, हर बंदा जब भी बिजनेस ट्रांजेक्शन करता है तो पहले उसका नाम देखता है कि वो बंदों वाली लिस्ट में है कि नहीं है। बंदों वाली लिस्ट होने में क्या मतलब है? एटीएल में है कि नहीं। मैं क्यूम भाई से गुड्स खरीदूंगा तो मैं उस दिन देखूंगा क्यूम भाई एटीएल में है कि नहीं है, मैं उसका प्रिंट ले लूंगा, ये मैं क्यूम भाई से गुड्स खरीद रहा हूँ, क्यूम भाई आज एटीएल में है। मैंने क्या पता क्यूम भाई 6 महीने बाद टैक्स फ्रॉड कर जाए। मैं को जिस दिन मैंने खरीदी थी ना उस दिन क्यूम भाई नेक थे, बाद में क्यूम भाई बाद हो गए तो उसमें मेरा क्या कसूर है। लेकिन अगर क्यूम भाई बाद है और मैंने आज गुड्स खरीदनी तो मुझे इसका इनपुट नहीं मिलेगा। तो दिस इज दो चीजें हैं, सस्पेंडेड है और आगे आएंगे, आगे पढ़ेंगे ब्लैक लिस्टिंग, ठीक है। और किस वजह से आपका सस्पेंड हो सकता है? आप गिवन एड्रेस के ऊपर बंदा ही मौजूद नहीं है, सेल टैक्स वाले छापा मारने आए, आपने रिकॉर्ड नहीं दिया, ना बिजनेस घुसने दिया, टैक्स प्रोफाइल एबनॉर्मल है, ये देखें। उसने एक्सेसिव इनपुट एडजस्टमेंट से ले रहा है, कैरी फॉरवर्ड जाली करता जा रहा है, एकदम टर्नओवर 2-5 करोड़ पहुंच गई। एबनॉर्मल टैक्स पेयर क्या है? ये जो मैंने अभी बात की कि 50,000 बिजली के यूनिट है, अभी जो मैंने बात की, तो 5 लाख मीटर जो है कपड़ा उसने कहता मैंने प्रोसेस किया है, और यूनिट 1.5 लाख है तो वो कहता जी मैंने 4 लाख मीटर कपड़ा प्रोड्यूस किया। ये क्या बात हुई? वो बजाय बढ़ने के, वो रेशियो टैली होने के, वो रेशियो उल्ट हो रही है। ये एबनॉर्मल टैक्स प्रोफाइल है। ये अभी एक केस हुआ बड़ा फेमस फैसलाबाद में, बड़ा वो फेसबुक पे भी चला, एरो इंटरनेशनल का। वो 3 बंदे पकड़े गए और उनके ऊपर बड़ा वो एफआईआर है, वो उनके अगेंस्ट एफआईआर काट दी एफबीआर ने, वो अंदर है। और उन लोगों से जिन्होंने माल खरीदा हुआ था उनसे गवर्नमेंट टैक्स रिकवर कर लिया, उनके ऊपर एफआईआर दे दी। अब वो जिन्होंने माल खरीदा हुआ था वो तो बेचारे जमानतों पे हैं, लेकिन उनसे गवर्नमेंट टैक्स रिकवर कर लिया, तो उसमें नाल शामिल सी जी। देखिए एक ही सेल है, एक ही परचेज है, ठीक है। फिर मेकिंग सब्सटेंशियल परचेज फ्रॉम मेकिंग सप्लाई ब्लैक लिस्ट, वो किसी और बंदे से खरीद रहा है, सेल टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवा रहा, सस्पेंड हो सकता है। या कमिश्नर किसी कराची के कमिश्नर ने फैसलाबाद कमिश्नर को कहा कि यार यहाँ जो बंदा है ये पूरे मुल्क में इनवॉइस दे रहा है जाली, तो सस्पेंड तो आपके अपने कमिश्नर ने करना ना, मुझे कराची का कमिश्नर सस्पेंड नहीं कर सकता। कराची का कमिश्नर सिफारिश करेगा फैसलाबाद के कमिश्नर को कि जी के क्यूम भाई को सस्पेंड कर दें, या कोई और रीजन। सस्पेंशन के रिटर्न ऑर्डर पे होगी, फिर आप बकायदा उसका जो है वो जो जिसको सस्पेंड किया गया है, हो सकता है उसकी तरफ वाकई फ्रॉड हो या ना हो, ये भी हो सकता है, ना नहीं भी हो सकता, गलत ऑर्डर सस्पेंड भी हो सकता है। वो अपनी रिटर्न फाइल कर दे, या वो कहता जी ठीक है जी मेरे तरफ से ये टैक्स गलत मैंने क्लेम किया था, या वो टैक्स मैं जमा करवा दूंगा, तो उसकी सस्पेंशन बहाल भी की जा सकती है। आगे चलें।
हाँ लो जी, इसको पढ़ लीजिएगा। लेकिन सस्पेंडेड को कोई इनपुट नहीं मिलना। सस्पेंडेड बंदा वैसे अब वो करता भी नहीं है, वो उस दौरान वो बिजनेस भी नहीं करता, क्योंकि उसको पता है इनपुट भी नहीं मिलना, सेल भी नहीं होनी, तो उसको वो अपॉर्चुनिटी भी देते हैं। अगर सस्पेंडेड के दौरान वो फिर रिस्पॉन्स नहीं करता, अगर सस्पेंडेड के दौरान वो फिर रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो फिर गवर्नमेंट फिर वो उसको क्या कर देते हैं, ब्लैक लिस्ट, पक्का काला चोर। और अगर आप ब्लैक लिस्ट से गुड्स खरीदेंगे तो उसका, जब सस्पेंडेड से खरीदेंगे तो इनपुट नहीं मिलना, तो ब्लैक लिस्ट से हो सकता है। ब्लैक लिस्ट से भी आप जो है वो, ब्लैक लिस्ट से क्या बंदा बाहर आ सकता है जी। वो कहा ठीक है भाई ना, देखो जी टैक्स फ्रॉड किया था, अच्छा जनाब टैक्स ही है ना, ले ले मुझसे। उसने टैक्स ले लिया, लेकिन अब ब्लैक लिस्टिंग के ऊपर क्या होना शुरू हो गया, अब एफआईआर होना शुरू हो गई, और एफआईआर एक सेपरेट क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दिया। ये लॉ में पहले भी मौजूद थी, लेकिन लोग करते नहीं थे, बिजनेसमैन को छेड़ते नहीं थे। लेकिन अब उन्होंने एफआईआर के साथ साथ क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी। एक सिविल प्रोसीडिंग, एक टैक्स इकट्ठा कर लें, एंड अनदर इज अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग। क्रिमिनल प्रोसीडिंग फिर एफआईआर में मैं आपको फिर वो सेशन कोड, वो जमानतें, वो जो फटे, वो बंदा अंदर, रिमांड, वो जो है वो, ये चीजें चलती हैं। आगे चलें। जाहिर है जी, वो सस्पेंडेड के बाद भी उसने रिस्पॉन्स नहीं किया, तो फिर उसको ब्लैकलिस्ट ही करना ना जी। आगे चलें, चलें जी, खत्म हो गया जी। लो जी, मुबारक हो जी। अच्छा नहीं, ब्लैक लिस्टिंग है, मैं भी कहूँ जी ब्लैक लिस्टिंग। इन केस आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग द ऑफेंस इज कंफर्म्ड, यानी कि ऑफेंस कंफर्म हो गया, तो कमीशन शैल इशू एन अपीलेबल सेल्फ अपीलेबल ऑर्डर है, ब्लैक लिस्टिंग का भी अपीलेबल ऑर्डर है, सेल्फ स्पीकिंग ऑर्डर ब्लैक लिस्ट फॉर रजिस्टर्ड पर्सन एंड शैल प्रोसीड टू टेक द लीगल एंड पीनल एक्शन। लीगल, टैक्स रिकवरी, पीनल, एफआईआर वाला, अंडर द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द ऑर्डिनेंस। द ऑर्डर ऑफ ब्लैक लिस्टिंग कंटेन द रीजन बतानी है भाईजान, क्यों ब्लैक लिस्ट कर रहे हो। उसने गलत इनपुट क्लेम किया, उसने आउटपुट जमा नहीं करवाया, इनवाइस प्रॉपर नहीं थी। द ऑर्डर ऑफ ब्लैकलिस्ट शैल बी इशूड विद इन 90 डेज ऑफ द इशू द नोटिस। 90 दिन के अंदर उसने फैसला करना है। अगर वो ब्लैकलिस्टिंग ऑर्डर इज नॉट इशू विद दिस टाइम, द सस्पेंशन शैल बिकेम इबनिशोवाइड, यानी कि पहले सस्पेंशन होगी, फिर ब्लैकलिस्टिंग होगी। अगर आपने इसको सस्पेंशन के बाद रिस्पॉन्स नहीं किया और ब्लैकलिस्टिंग के लिए भी 90 दिन के अंदर कमीशन ने फैसला नहीं किया, तो भाईजान फिर वो कहता है सस्पेंशन ऑर्डर इबनिशो होगा, इसका मतलब वो नेक है। यानी कि बेसिकली कमिश्नर को टाइम लिमिटेशन दी गई। भाई जब तुम कह रहे हो काला चोर है, तो भाई 90 दिन के अंदर फैसला करो, 90 दिन बहुत है। हाँ, कॉपी ऑफ द ऑर्डर जी हर जगह चली जाएगी जी, एफबीआर को कंप्यूटर सिस्टम में भी चली जाएगी, हर एलटीयू आरटीओ में चली जाएगी, उसका रिफंड रोक लिया जाएगा अगर कोई फंड है तो, ठीक है, पूरे पाकिस्तान में सर्कुलेट हो जाएगी, और सर्कुलेट होती है। और उसका तमाम कोई पिछला, अगर कोई इसका लीगल को प्रोसेस चल रहा है वो भी चलाएंगे। और हाँ, अगर वो बंदा अपील करना चाहता है, लॉ कहता कर ले, हमें कोई इतराज नहीं है। हो सकता है गलत हो जाए, बाद का ऐसा होता भी है, टैक्स फ्रॉड, बाद का कमीशन भी गलत असेस कर जाता है, बाद का आपको जो है वो आ, कोई कमिश्नर को भी गलती लग सकती है। तो कहता जी वो फिर आप जो है वो अपीलेबल ऑर्डर है। आगे चलें जी, और खत्म जी। सवाल जी, एनी क्वेश्चन जी, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर सेल्फ। हाँ जी, हाँ में से कोई सवाल। ले जी, अब हम आगे चलते हैं जी, चलो जी। ले जी, अगला चैप्टर रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड ही है ना जी, रिटर्न एंड रिकॉर्ड्स। 1.1 दिखाओ कितना है। आगे चलें। ले जी, 1.1, 1.2, 1.3 पढ़े जी, ये 3 पढ़े और फिर मुझसे सवाल पूछे। ये बच्चों वाली चीजें हैं, चलो शाबाश।
1.1, 1.2 एंड 1.3 आपने पढ़ना है जी, और यू हैव 5 मिनट्स।
जी जनाब, कोई सवाल है तो बोलें जी, आपका कोई सवाल? हाँ जी, वो सेक्टर डिफरेंट है। मैं कपड़े का काम भी करता हूँ, मैं शूज़ का काम भी करता हूँ, तो डिफरेंट सेक्टर्स हो गए ना, इसको हम बात करते हैं। तो रिटर्न एक ही जानी है। हाँ जी, ये पहले होता था जी, पहले गवर्नमेंट ने किया था, लेकिन उसमें बड़ी कॉम्प्लिकेशन आई, तो फिर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि उन्होंने कहा जी एक नंबर है, जितने मर्जी बिजनेस करें, 50 करने हैं, 70 करने हैं, 80 करने हैं। जैसे अब हम देखें, वो गाय सो वाले घी यूनिट भी है उनका, ठीक है, वो सोप भी बनाते हैं, वो सर्फ भी बनाते हैं, वो जूही चावला की एड भी चलाते हैं, ठीक है जी। वो क्या उसका इश्तार का नाम है, वो हर हर बंदा गाय के गुन गाए। हाँ जी, ठीक है। तो अब एक ही रिटर्न दी जाती है जी, और सारी की सारी रिटर्न जो है, डेट इज इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग। द मैनुअल रिटर्न ऑफ द सेल्स टैक्स हैज बीन फिनिश्ड। खत्म, बहुत देर से खत्म कर दी जी इन्होंने। हर रिटर्न हो, चाहे नील की रिटर्न है, चाहे कोई रिटर्न है। एक ज़माना हमने देखा कि 15 तारीख होती थी तो यकीन करें कि FBR के दफ्तर के बाहर से शुरू होता था और बाहर लाइट और लाइन लगी होती थी, ये क्या, ये सेल टैक्स रिटर्न जमा हो रही है मैनुअल। उसका चलान निकलता था, चलान स्टेट बैंक में जमा होता था या नेशनल बैंक में जमा होता था। अनदर चेंज इन द गवर्नमेंट कि जी पहले सिर्फ चलान जो है ना आपका, सिर्फ नेशनल बैंक और स्टेट बैंक में जमा होता था। ओनली टू बैंक्स आर एलिजिबल टू कलेक्ट द गवर्नमेंट ड्यूज। ये कौन आ गया दरमियान में? अनम्यूट, अनम्यूट करो यार। ये देखो, हसन गुल को अनम्यूट करो। तो यहाँ गवर्नमेंट ने अब क्या कर दिया है, गवर्नमेंट ने तमाम दूसरे बैंकों को एलिजिबल कर दिया। उसका नाम उन्होंने दे दिया अल्टरनेट डिपॉजिट रिसीट्स, ADR का चलान उन्होंने कह दिया कि जी ADC, अल्टरनेट डिपॉजिट चलान जो है वो उसका उसका नाम इस तरह का कुछ दिया, मेरे एग्जैक्ट ज़हन में नहीं है। तो आप बैंक अल्फला में भी दे सकते हैं, UBL में भी दे सकते हैं, ABL में दे सकते हैं। अब तो सिस्टम आपको उन्होंने हाथ में पकड़ा दिया जनाब, मोबाइल से आप यू कैन पे द पेमेंट ऑफ द टैक्सेस। तो आप वहाँ से भी टैक्सेस की पेमेंट कर सकते हैं। आप टैक्स पे करें और अपनी रिटर्न सबमिट कर दें। और रिटर्न यहाँ देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन केस ड्यू डेट हैज बीन प्रेस्क्राइब्ड ऑन 15, द टैक्स ड्यू शैल बी डिपॉजिटेड बाय 15 एंड रिटर्न शैल बी सबमिटेड इलेक्ट्रॉनिक बाय 18th ऑफ द सेम मंथ। कुछ लोग प्रैक्टिकली, वैसे आपसे बात कर रहा हूँ कि कुछ लोग लेट रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं, क्योंकि सेल टैक्स रिटर्न रिवाइज करना बड़ा मुश्किल काम है। इट्स अ वेरी टफ जॉब टू रिवाइज अ सेल टैक्स रिटर्न। आपको बड़ी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है, इसलिए वो कहते हैं सेल टैक्स रिटर्न आराम से दें, जब भी दें तसल्ली से जमा करवाएं। फिर आपको एक और बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आपने परचेज कर लिया, दूसरे बंदे ने इनवॉइस फीड ही नहीं की अपनी। अब जब तक उसने इनवॉइस फीड नहीं किया, वो भी आप भी बैठे हैं आराम से, ये आप रिटर्न फाइल नहीं हो रही। क्यों रिटर्न फाइल नहीं हो रही? बेटा आपका इनपुट टैक्स रहता है, आप अपने पास से टैक्स थोड़ा जमा करवाएंगे। तो ये कुछ प्रॉब्लम आती हैं कि जहाँ पे आपका जो है वो लेकिन ज़्यादा नहीं आती। अच्छा, बिजली का बिल है, जैसे वापडा है, वेरी इंटरेस्टिंगली वापडा, अगर मैं, मेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो मैं अपने बिजली के बिल के ऊपर सेल टैक्स नंबर अपना दूंगा। वापडा वालों के पास जाऊंगा, जनाब उनसे कहूंगा कि जनाब ये बिजली के बिल के ऊपर जो है वो सेल्स टैक्स नंबर जो है वो मेरा ऐड कर दें। मैं जब अपनी रिटर्न ओपन करता हूँ ना, तो चूंकि बिजली मेरी परचेज है, तो वो ऑटो उठा लेता है, क्योंकि वापडा वाले तो रिटर्न फीड कर चुके होते हैं। मैंने कोई इंपोर्ट की है, तो वो इंपोर्ट ऑटो उठा लेता है। ऑटो उठाने का मतलब ये है कि ऑटो परचेज फीड होना शुरू हो जाती है। मैं अपनी रिटर्न खोलता हूँ, मैंने सिर्फ अपनी सेल फीड करनी है, ठीक है। परचेज मेरी ऑटोमेटिकली फीड हो जाती है। अक्सर बहुत कम होता है जहां में मुझे अपनी परचेज खुद फीड करना पड़ती है, अदरवाइज वो ऑटो जो है वो सारा सिस्टम काफ़ी तौर पे हो चुका है जी। फिर है जी पर्टिकुलर इनवाइस। हाँ जी, ये दिस प्रेस्क्राइब्ड इनवाइस, यही इनवाइस इशू करनी है हर एक ने। ये नहीं है कि अपने पास से कोई इनवाइस बनाना। इनवाइस सील नंबर होना चाहिए, आपका नाम पता स्टेटस जिसमें होना चाहिए, जो खरीद रहा है उसका नाम पता स्टेटस जिसमें होना चाहिए, NIC भी होना चाहिए, NTN भी होना चाहिए, ठीक है जी। अब यहाँ पे है जी, एक्सक्लूडिंग द सप्लाईज मेड बाय रिटेलर वे द ट्रांजेक्शन वैल्यू इंक्लूसिव सेल टैक्स डज नॉट एक्सीड ₹1 लाख इफ द सेल इज मेड बाय एन ऑर्डिनरी कंज्यूमर। अच्छा, ये वो बात है जो जनाब बड़ी खप मची है पूरे पाकिस्तान में।
और वो खप आज तक ऐसे की ऐसे ही है। रिटेलर अगर 1 लाख रुपए तक गुड्स बेचता है, सुन ले जरा, रिटेलर अगर 1 लाख रुपए तक गुड्स बेचता है और मैं उससे रिटेलर से कोई चीज खरीदने जाता हूं तो रिटेलर ने मेरा शनाख्ती कार्ड नहीं लेना। लेकिन अगर मैंने मोबाइल लेने गया हूं, मैं 2 लाख का मोबाइल लेने गया हूं, तो रिटेलर मुझसे मेरा शनाख्ती कार्ड मांगेगा। लेकिन अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, वो कहता है गुड्स में बेच रहा हूं अनरजिस्टर्ड पर्सन को, गुड्स बेच रहा हूं अनरजिस्टर्ड पर्सन। हम क्या पढ़ के आए हैं जी? हम ये पढ़ के आए हैं कि अगर आप रजिस्टर्ड को गुड्स बेचेंगे तो आप 17% चार्ज करेंगे, अगर आप अनरजिस्टर्ड को बेचेंगे तो आप 17% चार्ज करेंगे और प्लस 3% चार्ज करेंगे। अब सरकार ने एक कंडीशन और लगा दी अपनी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने के लिए। अच्छा, ये जो बंदा अनरजिस्टर्ड था ना, ये 3% टैक्स देने को भी तैयार था। ये कहता था मैंने सरकार की किताबों में नहीं आना ना, ला मुझे अब जो मर्जी कह लो। अच्छा, होता क्या था, देखो जिसकी फैक्ट्री है उसे तो रजिस्टर होना ही होना है। फैक्ट्री टी में नजर आ रही है, वो फैक्ट्री कहां छुपा ले, जमीन दो फैक्ट्री कर ले, नहीं हो सकता। एबीसी लिमिटेड एक फैक्ट्री है, ये तो से इसके पास तो एसटीआर नंबर है। अब ये जब गुड्स बेचने जाता था ना किसी को, मिस्टर बी को, मिस्टर सी को, मिस्टर सी रजिस्टर नहीं था। वो कहता तुम्हें मैं 17+3 लगाऊंगा, वो कहता लगा दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने रहना अनरजिस्टर्ड ही है। अब सरकार ने क्या कर दिया, सरकार ने कह दिया 70+3 भी लगाना है, साथ इस बंदे का मिस्टर सी का CNC देना है। ये लो जी, इसकी खप है सारी की सारी पूरे मुल्क में। ये गवर्नमेंट शनाख्ती कार्ड क्यों लेना चाह रही है? अगला बंदा पकड़ा जाए कि गवर्नमेंट से मिडल मैन नहीं पकड़ा जा रहा। द मेजर जो इस वक्त फैक्टर है FBI के पास, सारा फोकस इस चीज पे है कि यार बड़ा बंदा पकड़ा जा रहा है, मिडल मैन कमाता बहुत है, पकड़ा नहीं जाता। अच्छा, अब देखो ना, एबीसी लिमिटेड ने मिस्टर बी को 5 करोड़ का माल बेचा, 50 मिलियन का गुड्स बेची, पर मिस्टर सी ने घर दिन लेके जाना 50 मिलियन का माल, जाहिर है उसने आगे को बेचना ही है ना, तो उसका शनाख्ती कार्ड क्यों लेना चाह रही है? ताकि वो बंदा पकड़ा जाए। अब ये शनाख्ती कार्ड वाला मसला पूरे मुल्क में मौजूद है, अभी भी मौजूद है। तो अगर अच्छा, यहाँ एबीसी लिमिटेड कहती है, ये मैं खैर क्लास आपको सिर्फ एक हिंट देने लगा हूँ, ये मैं आपको न्यूमेरिकल में जाके समझाऊंगा। अब आपका सवाल यहाँ पे आना चाहिए कि भाईजान मैं कहता हूँ जी मैंने 17+3 लगा दिया, मैं कहता हूँ जी वो बंदा लेके चला गया, मैं उसे शनाख्ती कार्ड लेना भूल गया, मैंने नहीं लिया जी नंबर। FBI पता क्या कहता है, जितने अनरजिस्टर्ड बंदे को आपने माल बेचा, आपने 17+3 दे दिया, हमने मान लिया, लेकिन अगर आपने शनाख्ती कार्ड नहीं दिया ना, तो जितनी सेल आप शनाख्ती कार्ड के बगैर करेंगे उतनी सेल का परचेज का इनपुट हम आपका डिसअलाउ कर देंगे। कि अगर आपने 100 रुपए का माल बेचा रजिस्टर्ड को, 20 रुपए की गुड्स बेची अनरजिस्टर्ड को, और इसे CNC भी नहीं लिया, टोटल कितना हो गया 120। आपकी कॉस्ट ऑफ सेल है 100 रुपए, जिसके ऊपर आपने इनपुट क्लेम किया है, तो ये 20 की जितनी परसेंटेज बनती है इसका आपका इनपुट भी उड़ जाएगा। ये मैं अब आपको न्यूमेरिकल में जाके करके बताऊंगा। प्रोपोर्शनेट इकाई का कायदा है, सिंपल इकाई का कायदा है। अब लोग, अब आजकल पता क्या चल रहा है, कहीं वो जी वो जो हमारा जो ना वो माड़ा शनाख्ती कार्ड किसका चल रहा है, वो जी पेशावर से भी आगे दरा आदम खेल से एक बंदा आया था, ये उसका शनाख्ती कार्ड नंबर है, और उसको मैंने 5 करोड़ की गुड्स बेच दी है। अब दरा आदम खेल कौन जाए? FBI का अफसर वहां जाएगा तो चार जख्मी हो जाएगा। आजकल ये चल रहा है मार्केट में। ये ऐसे मैं आपको जरा हमजा जी, हमजा सर अगर किसी ऐसी पर्सन को सेल्स कर रहे हैं, जैसे इस एग्जांपल में जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर नहीं है, हाँ। उसको 3% टैक्स भी लगा दिया और CNIC भी ले दिया, हाँ जी, इन परचेजेस और इनपुट भी डिसअलाउ कर देंगे।
सरकार फिर की भी मर्जी। करेंगे? हाँ जी, फिर भी करेंगे, सरकार की मर्जी है जी, सरकार जंगल का बादशाह, चाहे अंडे दे चाहे बच्चे दे। ठीक वो तो है। सर कंडीशन जो मिलियन से ज्यादा वाली नहीं, जो लेकिन है ये सेल, कंडीशन भी है ना, कंडीशन और भी आ गई ना बेटा। अगर इनपुट सीएनआईसी नहीं दिया नहीं दिया तो उसका इनपुट फिर भी उड़ा देंगे उतनी फिर चाहे, प्रोपोर्शन से। ये भी गवर्नमेंट ने करना नहीं शुरू किया। मैं आपको बंद करें इसको आवाज। अभी गवर्नमेंट ने करना नहीं शुरू किया, इस तरह के नोटिस अभी देना नहीं शुरू किया। अभी गवर्नमेंट प्यार में बस चल रही है, लेकिन कानून मौजूद है। कानून मौजूद है। 1 अगस्त 2019 के बाद आपको शनाख्ती कार्ड देना पड़ेगा। अच्छा जी, इनवाइस के ऊपर जनाब डेट भी होनी चाहिए, जो आप बेच रहे हैं, डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग काउंट, डैनियर, कंस्ट्रक्शन। कपड़े का होता है ना वो विड्थ, बार जिसको बोलते हैं, बुढ़िया जंदियां बता रहे हो भाई पर किने दा 1.5 गज का। ठीक है। कंस्ट्रक्शन उसकी वार वेफ्ट 36 36 76 56 105 इंच, ये उसकी कंस्ट्रक्शन है। कपड़े की कंस्ट्रक्शन क्या है, ये आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। ये नहीं है सोल्ड ऑफ गुड्स की बेचा जी, वही जज बेचता। नहीं भाईजान, आप क्या बेच रहे हैं? हम गवर्नमेंट ये देखना चाहती जो आप बना रहे हैं वही बेच रहे हैं। बना आप फीम रहे हैं, बेच आप हीरो रहे हैं। ठीक है, कपड़ा बना रहे तो कपड़ा ही बेच रहे हैं। ये तो नहीं कि कपड़ा बना रहे हैं और धागा बेच रहे हैं। बड़े बड़ी साइंस है यहाँ पे। अच्छा जी, क्वांटिटी ऑफ गुड्स, कोई कैरी फॉरवर्ड है प्रीवियस पीरियड का, मेरा माल नहीं बिका, सारी परचेज है तो कैरी फॉरवर्ड करेंगे। आगे चलें जी। वैल्यू सप्लाई है, एग्जाम्प्ट है अलहदा, जीरो रेट अलहदा, लोकल टैक्स इंपोर्टेड, हर चीज अलहदा अलहदा आपने अपनी रिटर्न के अंदर आप दिखाते हैं। कोई इरिस पेएबल है, कोई रिफंडेबल एडजस्ट करना है, कोई सेल टैक्स जमा कराया है वो बता देंगे। ये आगे रिटर्न के अंदर आता जाएगा। आगे चलें जी। रिटर्न रिवाइज भी आप कर सकते हैं जी, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कमिश्नर की अप्रूवल के बाद। ठीक है जी। यहाँ कमिश्नर की अप्रूवल बड़ी मुश्किल से मिलती है कि क्यों रिवाइज कर रहे हैं आप। लेकिन फिर भी लॉ कहता है कि अगर आप प्रोवाइड दैट अप्रूवल एंड डिसाइशन शैल नॉट बी रिक्वायर्ड, अगर आप 60 दिन के अंदर रिवाइज कर देते हैं तो फिर आपको कमिश्नर की अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन अक्सर क्या होता है, जब मैं रिव्यू फेंकता हूं तो कमिश्नर के इनबॉक्स में चली जाती है। सिस्टम है ना भाईजान, सॉफ्टवेयर है ना आईटी का। अब कमिश्नर मुझे अलाउ करेगा तो मैं इनपुट कर मैं कर सकता हूं। अगर आप सब्सिक्वेंट साबित होता है कि आपने सीएनसी जाली दे दिया था, जाली सीएनसी भी हो सकता है ना, तो कहता फिर भी आपका जो है वो by the purchaser was not correct, liability of tax or penalty shall not be arise against the seller in case sale made in a good faith। एक बंदे ही आपको जाली शनाख्ती कार्ड दे गया तो कहता फिर आपके खिलाफ एक्शन नहीं होगा। लेकिन ये नहीं कि आपका, आप कहते हैं मैनू हारे की जाली दे गया, कोई एक अद्धा जाली हो सकता है, वो सारे जाली से नहीं हो सकते। ठीक है, वो फिर ऑडिट प्रोसीडिंग में आपको, अच्छा सेल टैक्स में ना पेनल्टी बड़ी लगती है, डिफॉल्ट सरचार्ज भी लगता है, पेनल्टी 100% सेल टैक्स में, बगैर सोचे समझे जितना टैक्स अवेड किया उसकी 100% पेनल्टी कंफर्म्ड है, और डिफॉल्ट सरचार्ज आपका अलहदा है। अच्छा, सेल टैक्स में जब हम हमारे होता है ना, सेल टैक्स में डिमांड में छोटी नहीं आती, 5 करोड़ 10 करोड़ नॉर्मल बात है, इतने का फैसला नॉर्मल बात है। अभी मेरा क्लाइंट है, उसको पता नहीं कितना लगा था उसको, हाँ जी, उसको लगा था जनाब 35 करोड़। ठीक है, वो छोटी डिमांड का भी मजा नहीं आता, बड़ी डिमांड हम खुश होते हैं, बड़ी डिमांड लगती है, जाहिर है जब बड़ी डिमांड लगेगी तो नहीं, वो तोड़ना आसान होती है बड़ी डिमांड जो ना अपील में, क्योंकि वो उसने कोई ना कोई ऑफिसर ने जक मारी होती है। दिस इज अ प्रॉब्लम। सॉलिड फैसला बहुत कम लोग लिखते हैं, हमारे ऑफिसर पढ़ते बहुत कम है। गवर्नमेंट को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ऑफिसर्स आर छक्का लगाते हैं। छक्का लगाने का मतलब क्या होता है कि जी बस डिमांड खड़ी कर दो जी, मैं बड़ा चंगा अफसर है जी, मैंने डिमांड खड़ी क्रिएट कर दी, वो अपील में जाकर टूट जाती है। क्यों? उसमें गलती बड़ी होती है ऑर्डर में। दोबारा जी ये जंग चलती रहती है जी। हम लड़ते नहीं, अफसर से नहीं हम लड़ते, फिर भी अफसर से लड़ने का हमारा काम ही नहीं है। फिर स्पेशल रिटर्न जी, स्पेशल रिटर्न भी बाज़ का आप देते हैं कि जी बोर्ड कह दे आपको कि जनाब आपने एक रिटर्न तो नॉर्मल तो रिटर्न आप दे रहे हैं, अब फाइनल रिटर्न दे दें कि स्पेशल रिटर्न दे दें, ताकि आपका ये क्लोज होना हो मामला, तब भी आप स्पेशल रिटर्न देते हैं।
फाइनल रिटर्न भी आप डी रजिस्ट्रेशन के वक्त देते हैं। और रिटर्न टीम टू, अगर आप रिटर्न फाइल कर, आपके रिटर्न फाइल कर दी तो इसका मतलब आपने रिटर्न फाइल कर दी है। स्पेशल रिटर्न बाज़ का ऐसे भी आता है कि दरमियान में रेट चेंज हो गया अक्टूबर 12 को, तो 12 तक की रिटर्न अलहदा होगी और अगले फिर पीरियड की रिटर्न अलहदा हो जाएगी, तो वो एक तरह स्पेशल रिटर्न बन जाती है। अच्छा जी, ये तो कमिश्नर कहता है रजिस्टर्ड नॉर्मल है, पर्सन अप्लाइड फॉर जी रजिस्ट्रेशन फाइनल रिटर्न है, और एनुअल रिटर्न भी देनी है जी, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी एनुअल रिटर्न भी देनी है। जो आपका 12 महीने का मलगूबा इकट्ठा किया हुआ है ना, ठीक है, वहां पे प्लस माइनस भी कोई ना कोई हो सकता है, तो आप फाइनल रिटर्न भी देते हैं जी। अच्छा जी, रिकॉर्ड्स, ये यार ये मैंने नहीं पढ़ाना, ये रिकॉर्ड्स आप खुद पढ़ेंगे, आगे चलें, आगे रिकॉर्ड्स आप खुद पढ़ेंगे, ये बच्चों वाली बातें हैं यार, ये सारी बच्चों वाली बातें हैं। चलो 6 महीने तक आपने रिकॉर्ड मेंटेन रखना है जी। यहाँ भी 6 मंथ्स है आपकी। 3.1 आपको मैं कल पढ़ाऊंगा जी। आगे चले, कितना रह गया, चले 3.1 थोड़ा सा कल पढ़ेंगे, और कल आपका साथ पढ़ेंगे जी हम चैप्टर 2 माशितलों वाला, वो थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, वो सेंड कर देना है। बुक सेंड हो गया जी, वो चैप्टर 2 माशितलों वाला कल हम पढ़ेंगे। तो मंडे से हम इंशाल्लाह ताला साथ साथ न्यूमेरिकल और साथ साथ जो स्कोप ऑफ टेस्ट जहाँ मैं छोड़ के आया हूँ वो स्कोप ऑफ टेस्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड जी, अल्लाह हाफिज।